रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इस टॉपिक पर आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने आर्ग्यूमेंट्स इसके बारे में तो सुना ही होगा। आर्ग्यूमेंट्स ये एक स्टेज होती है केस के बहुत सारे स्टेजेस में, जो कि यूजुअली जजमेंट के पहले होती है। और इस स्टेज में वकील अपने ओरल आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा अपने पक्षकार के फेवर में ही कोर्ट का जजमेंट कैसे होना चाहिए, इस बात की भरसक कोशिश करके कोर्ट को कन्विंस करते हैं। तो उसे कहा जाता है ओरल आर्ग्यूमेंट्स, जो कि मौखिक रूप से किए जाते हैं। पर एक कोई चीज़ होती है जिसे कहते हैं रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब क्योंकि हमारे ही चैनल के एक दर्शक ने इस बारे में एक प्रश्न पूछा है, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। और थैंक यू वेरी मच आप सभी दोस्तों को, क्योंकि आजकल आपके कमेंट्स, आपकी क्वेरीज़ ही मुझे ज़्यादातर वीडियोज़ के टॉपिक्स देते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके कमेंट्स द्वारा जो भी टॉपिक्स उभरते हैं वीडियोज़ के, उस पर ही वीडियो बनाना ठीक रहेगा, ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। ऑफ कोर्स मुझे जो टॉपिक सूझते हैं उन पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बनाता रहूँगा और कुछ बनाए भी है। मगर ये ज़्यादा ठीक मुझे लगता है कि आप जो क्वेरीज़ पूछते हैं उसमें से जो टॉपिक्स उभरते हैं और जिसके बारे में मुझे पता है, उन पर मैं वीडियोस बनाऊं, ताकि आपकी अगर वो नीड है तो किसी और की भी वो नीड हो सकती है। इस तरह से जितने ज़्यादा लोग उस टॉपिक को जाने वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर और बात करते हैं रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं उन पर बात करना चाहता हूँ। पहली बात, प्लीडिंग्स, इस बारे में भी आप थोड़ा सा समझ लें। लिखित रूप से कोर्ट के सामने पहले से ही आपके प्लीडिंग्स मौजूद होते हैं। अब मैं जब प्लीडिंग की बात करता हूं तो प्लीडिंग का मतलब है कि आप जो केस फाइल करते हैं रिटन फॉर्म में, उसे प्लीडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेंट, सिविल सूट में जब आप सिविल सूट दायर करते हैं तो प्लेंट द्वारा दायर करते हैं। वो जो सूट होता है ना, उसको प्लेंट कहते हैं। उस प्लेंट को जो डिफेंडेंट है जो जवाब देता है, उसे कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। ये प्लीडिंग्स है। अगर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन है तो रिट पिटिशन, ये प्लीडिंग हो गए। और रिस्पोंडेंट जब रिप्लाई देते हैं तो वो प्लीडिंग है। उस पर पिटिशनर रिजॉइंडर देते हैं तो वो प्लीडिंग है। और उसके ऊपर रिस्पोंडेंट काउंटर रिप्लाई देते हैं तो वो भी प्लीडिंग है। तो ये प्लीडिंग क्या है और रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है और उनमें फ़र्क क्या है, ये पहले समझ लें। तो प्लीडिंग जो होता है वो आपका बेसिक केस होता है, एक आधार होता है, एक फाउंडेशन होता है। आप कोर्ट से जो रिलीफ चाहते हैं, वो रिलीफ मिलने के लिए ये फाउंडेशन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर ये फाउंडेशन में कोई भी चीज़ ढीली होगी या कोई भी चीज़ एब्सेंट होगी तो आपकी केस वहाँ मार खा जाएगी, क्योंकि आपने वो प्लीडिंग नहीं की है। केवल इतने ही ग्राउंड पर आपकी केस मार खाएगी, वीक हो जाएगी। इसलिए प्लीडिंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत सोच समझ कर किए जाने होते हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन है। जैसे कोई भी घर हम जब बांधते हैं तो पहले उसका फाउंडेशन बनाया जाता है और उस फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ी होती है। वो फाउंडेशन में अगर थोड़ी भी चूक हो गई, गड़बड़ हो गई, तो घर खसने की, गिरने की, टूटने की संभावना होती है। उसी तरह प्लीडिंग्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मगर ध्यान रहे, प्लीडिंग्स रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। अभी मैं उस पर भी आऊँगा और बताऊँगा कि रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है। कई सारे लोग गलत करते हैं, कंफ्यूज करते हैं प्लीडिंग्स को आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ऑफ कोर्स प्लीडिंग के अंदर भी आर्ग्यूमेंट होता है, वो गलत नहीं है, मगर प्लीडिंग यानी कि
आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स ये प्लीडिंग्स पर बेस्ड होते हैं और प्लीडिंग्स ये आर्ग्यूमेंट्स का आधार होते हैं, मगर प्लीडिंग इनको एक यूजुअल टर्मिनोलॉजी में आर्ग्यूमेंट्स नहीं कहते, ओरल आर्ग्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप केस दायर करते हैं, जब आप प्लीडिंग्स फाइल करते हैं कोर्ट में, उसके बाद केस की स्टेजेस आगे चलती है। अगर वो सिविल सूट है तो आपने अगर प्लेन दायर किया तो डिफेंडेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट दायर करेगा और उसके बाद इश्यूज़ फ्रेम होंगे केस के। इश्यूज़ में ये देखा जाता है कि कहाँ डिस्प्यूट है, वो इश्यूज़ फ्रेम होंगे। उसके बाद केस गवाही के लिए लगेगी, यानी कि एविडेंस स्टेज पे लगेगी, और एविडेंस स्टेज होने के बाद ओरल आर्ग्यूमेंट्स के लिए लगेगी। अब ये समझना ज़रूरी है कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है। अब कोई कहेगा कि कोर्ट के सामने ऑलरेडी तो रिटन रूप में केस दायर कर दी है प्लीडिंग्स के फॉर्म में, तो ओरल आर्ग्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ओरल आर्ग्यूमेंट्स निभाते हैं। वो क्या है? जब भी कोर्ट के सामने प्लीडिंग्स और एविडेंस के नोट्स या सिर्फ प्लीडिंग्स उपलब्ध है दोनों पक्षों के, तो वो प्लीडिंग्स जो होते हैं ना, कई बार थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होते हैं। तो वहाँ पर वकील अपने आर्टिकुलेशन द्वारा, अपने इंटेलिजेंस द्वारा उनको कोर्ट को क्लियर एंड क्रिस्प करके बताते हैं, एकदम सरल रूप से बताते हैं, सरल रूप से समझाते हैं कि मिलॉर्ड, द पॉइंट इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर इज this and the basis on which the point is to be answered in my favor is this। तो ये जो बातें होती है आर्ग्यूमेंट्स की, इसका आधार प्लीडिंग्स में होता है, इसका रूट प्लीडिंग में होता है, इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट की इमारत खड़ी हो सकती है। तो आर्ग्यूमेंट्स का पर्पस होता है कि कोर्ट को सभी चीज़ें एकदम सरल रूप से, आर्टिकुलेट रूप से, हो सके तो इंटरेस्टिंग रूप से प्रेजेंट करना, पेश करना, ताकि कोर्ट कॉम्प्रिहेंड कर सके कि पार्टीज़ के प्लीडिंग्स क्या है, एविडेंस क्या है और पॉइंट्स क्या इन्वॉल्व है, और किस तरह से जो पॉइंट्स इन्वॉल्व है वो पॉइंट पिटिशनर कह रहा है कि उसके फेवर में होना चाहिए और रिस्पोंडेंट कह रहा है कि उसके फेवर में होना चाहिए। यहाँ वकील का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी पर्सनैलिटी का, उसके लर्निंग का, उसकी एबिलिटी टू स्पीक का, उसके कम्युनिकेशन स्किल का, उसके इंटेलिजेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए देखिए, आप कभी भी कोर्ट रूम में जब वकील आर्ग्यूमेंट करते हैं तो सबसे इम्प्रेसिव बात अगर कोई होती होगी तो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कई सारी गलत फहमियाँ भी है लोगों की, मतलब कि पक्षकारों की। उनको लगता है कि चिल्ला के आर्ग्यूमेंट किया यानी कि मेरे वकील ने बहुत दमदार आर्ग्यूमेंट किया। ऐसा नहीं होता है। चिल्ला के आर्ग्यूमेंट करना यानी दमदार आर्ग्यूमेंट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, कोई अच्छा पॉइंट है, वो अगर वकील स्ट्रेसफुली कह रहा है कोर्ट के सामने, कन्विंसिंगली रख रहा है, कन्विक्शन से रख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आवाज़ बढ़ना हो सकता है। तो पॉइंट में दम हो भी सकता है और एक आधे पॉइंट में दम नहीं है, फिर भी वकील उसी जोश से कर रहा है। तो जोश से करना, जोर से करना, ये कोई पॉइंट में सब्सटेंस होने का कोई सबूत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रम होता है पक्षकारों में कि मेरे वकील ने तो सुना दिया, मेरे वकील ने तो कह दिया, बता दिया, बोल दिया। इम्पॉर्टेंट बात होती है पॉइंट में सब्सटेंस क्या है, उसे कानूनी आधार कितना है, उसे फैक्चुअल बेसिस कितना है। तो ये एक मतलब बाय द वे ये बात मैं बोल दिया, क्लैरिफाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो आर्ग्यूमेंट का इम्पोर्टेंस ये होता है कि वकील अपने सूझबूझ से, अपने इंटेलिजेंस के भरोसे कोर्ट को केस सिंपल, क्रिस्प, इंटरेस्टिंग करके प्रेजेंट करें, दोनों पक्ष।
और कोर्ट को ये विचार करने को मजबूर कराएं कि वो रिज़ल्ट जो है, जजमेंट जो है, वो आर्ग्यूमेंट करने वाले पक्ष के फेवर में हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ओरल आर्ग्यूमेंट्स की होती है। अब कई बार क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो का टॉपिक है रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसलिए ध्यान से सुनिए। कई बार ये होता है कि कोर्ट खुद सभी आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद भी चाहते हैं कि दोनों पार्टीज़ के वकील उन्होंने जो जो आर्ग्यूमेंट्स किए वो शॉर्ट में, रिटन फॉर्म में उनके सामने पेश करें, कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि कोर्ट को एक प्रकार से रिमाइंडर भी हो जाए कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स किए गए दोनों पक्षों से, और समझने में आसानी भी हो जाए। कई बार पॉइंट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो ऐसे में इस तरह के रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट को पक्षों के आर्ग्यूमेंट्स अच्छी तरह से समझने में मदद करते हैं और कोई भी पॉइंट ना छूटे ये एंश्योर करने में भी मदद करते हैं। इसलिए कोर्ट्स खुद होकर कई बार सजेस्ट करते हैं पार्टीज़ को कि पार्टीज़ रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दाखिल कर दें। अब ये जो कोर्ट का सजेशन होता है, रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप दाखिल कीजिए, ये ओरल आर्ग्यूमेंट्स के पहले भी दाखिल करने को बोला जा सकता है या ओरल आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद भी दाखिल करने को बोला जा सकता है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट की मर्जी है। कई बार कोर्ट समझना चाहते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं वो कौन से लाइन पर होने वाले हैं, इसलिए कोर्ट्स कहते हैं कई बार कि पहले आप रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दायर कर दीजिए। और कई बार ओरल आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद भी एज अ मैटर ऑफ रिमाइंडर, एज अ मैटर ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट्स कहते हैं वकीलों को कि आप ओरल के अलावा रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी दाखिल कर दीजिए। इसमें कोई रूल नहीं है कि पहले ही दाखिल होने चाहिए रिटन नोट्स या ओरल आर्ग्यूमेंट्स के बाद में ही होने चाहिए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द कोर्ट थिंक्स इज़ कन्वीनियंट फॉर द कोर्ट। कोर्ट को जो सुविधाजनक लगे उस हिसाब से कोर्ट सुझाव देते हैं। तो रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में फिर जो पॉइंट्स आर्ग्यू किए गए हैं या जो पॉइंट्स आर्ग्यू किए जाने वाले हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब ये ध्यान में लीजिए कि रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दाखिल कर देना ओरल आर्ग्यूमेंट्स के पहले, अब मैं वो सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ, ओरल आर्ग्यूमेंट्स होने के पहले रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दाखिल कर देना, फाइनल रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दाखिल कर देना, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने ओरल आर्ग्यूमेंट्स सुनने से मना कर दिया, ऐसा इसका मतलब नहीं होता। रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दाखिल करने के बाद भी कोर्ट्स नॉर्मल पद्धति से ओरल आर्ग्यूमेंट्स सुनना चाह सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब तक कोर्ट ये नहीं डिक्लेयर करते कि केस इज़ क्लोज्ड फॉर जजमेंट और केस इज़ रिजर्व्ड फॉर जजमेंट, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए। ओरल आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद कई बार कोर्ट्स जब जजमेंट के लिए केस रिजर्व करते हैं तो खुद बताते हैं कि वी आर क्लोजिंग द केस फॉर जजमेंट। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ क्लोजिंग द केस फॉर जजमेंट, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट का कोई सवाल नहीं आता ओरल आर्ग्यूमेंट्स का। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ओरल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जब कोर्ट्स केस क्लोज करते हैं जजमेंट के लिए, तो उस वक्त भी सुझाव दे सकते हैं कि आप रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी दायर कर दीजिए बिफोर डिलीवरिंग जजमेंट। मतलब ओरल आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने के बाद से लेके तो जजमेंट होने के पहले, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। मगर उसके बाद, मतलब एक बार केस जजमेंट के लिए क्लोज होने के बाद फिर से हियरिंग का कोई सवाल नहीं आता ओरल आर्ग्यूमेंट्स का। हाँ, रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। और अगर
रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये ओरल आर्ग्यूमेंट के साथ साथ ही लिए गए हो या उसके पहले ही लिए गए हो, तो जजमेंट के लिए क्लोज करने के बाद इवन रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, कोई सवाल ही नहीं आता, सीधा जजमेंट डिलीवर होना है ऐसे स्थिति में। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि भले ही कोर्ट ने रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दायर करने का सुझाव दिया हो और जजमेंट के लिए केस क्लोज नहीं की हो, तो भी कोर्ट्स रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के अलावा ओरल आर्ग्यूमेंट्स सुन सकते हैं, नॉर्मल हियरिंग कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट्स सोचते हैं कि ये उनके लिए पार्टीज़ की केस समझना सुविधाजनक होगा, आसान होगा, इसलिए ऐसा कोर्ट्स कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल के दर्शक जो है सुजॉय कुमार सरदार, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब है हाँ। अब क्या प्रश्न है वो मैं पहले बता देता हूँ। उनका प्रश्न है कि सर, कैन अ जज कंडक्ट नॉर्मल हियरिंग इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ फाइनल नोट्स ऑफ रिटन आर्ग्यूमेंट्स बाय बोथ द पार्टीज इन कैट कोर्ट? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कोर्ट्स कर सकते हैं। फाइनल नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दायर करने के बाद भी कोर्ट ओरल आर्ग्यूमेंट्स यानी कि नॉर्मल हियरिंग कंडक्ट कर सकते हैं ताकि मैटर समझना आसानी हो, तब तक जब तक कि कोर्ट केस को जजमेंट के लिए क्लोज नहीं करते या रिज़र्व नहीं करते। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये एक सुविधा का पार्ट है, प्रैक्टिस का पार्ट है और ऐसा कोर्ट्स कर सकते हैं। तो सुजॉय सरदार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा शाउट आउट है मेरी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये प्रश्न पूछा, ताकि इससे आपको भी क्लैरिटी मिले और बाकी जो हमारे जो दर्शक मित्र हैं जिनके भी माइंड में इस तरह के प्रश्न होंगे उनको भी क्लैरिटी मिलेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग ऑन द चैनल एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।